ओके। जन सुलभ मंच, जन सुलभ पुस्तकालय के मंच पर आज की शाम आपके साथ नलिन विलोचन शर्मा का आलोचनात्मक अवदान, इस विषय पर कुछ अपने अनुभव और अध्ययन साझा करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। साथियों, मैं शुक्रगुजार हूँ जन सुलभ पुस्तकालय के संयोजक अर्पण कुमार जी का, कि उन्होंने एक विस्मृत से आलोचक पर बातचीत करने का ये मौका मुझे दिया। आप जानते हैं कि नलिन विलोचन शर्मा पर मेरी 3 पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक तो है साहित्य अकादमी नई दिल्ली से प्रकाशित नलिन विलोचन शर्मा नामक विनिबंध, जिसकी व्यापक चर्चा हुई थी। दूसरी किताब है प्रतिनिधि निबंध नलिन विलोचन शर्मा, ये नेशनल बुक ट्रस्ट से प्रकाशित है, जिसमें उनके आलोचनात्मक लेख, प्रसिद्ध आलोचनात्मक लेख संकलित किए गए हैं। और तीसरी पुस्तक है नलिन विलोचन शर्मा रचना संचयन। ये संचयन भी साहित्य अकादमी नई दिल्ली से प्रकाशित है। तो नलिन विलोचन शर्मा को विस्मृति के अंधेरे से बाहर लाने का कुछ प्रयत्न मैंने किया है अपने जीवन में, और मुझे खुशी है कि मेरे उस प्रयत्न के कारण नलिन जी की चर्चा होने लगी है। और अब सुना है कि राजकमल प्रकाशन से 6 खंडों में उनकी रचनावली आने वाली है, प्रकाशनाधीन है। जब उनकी सारी रचनाएं सामने आ जाएंगी, तब उस आलोचक का महत्व समझ में आएगा। वे आलोचक के साथ रचनाकार भी थे, कहानीकार और कवि भी। उनके कवि और उनके कहानीकार का महत्व भी समझ में आएगा। फिलहाल मेरी किताबें हैं जिनसे नलिन विलोचन शर्मा से परिचय प्राप्त होता है। नलिन विलोचन शर्मा की जो किताबें हैं वे बहुत सुलभ नहीं हैं। उनके जीवन काल में और जीवन काल के बाद जो प्रकाशित हुई, आज उनमें से बहुत सारी पुस्तकें अनुपलब्ध हैं। तो इस एक तरह से अंधेरे और विस्मृति के गर्त में पड़े आलोचक पर यह बातचीत हिंदी के एक ऐसे अध्याय को खोलना है जो अध्याय बहुत ही सिग्निफिकेंट है। नलिन विलोचन शर्मा हिंदी के बहुत ही सिग्निफिकेंट आलोचक हैं। वे आलोचक तो हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि वे बहुउद्धृत आलोचक नहीं हैं। उस तरह से उनके उद्धरण नहीं उद्धृत किए जाते जैसे रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह आदि के उद्धृत किए जाते हैं। वे जाने गए आलोचक हैं, लेकिन हिंदी के पाठक वर्ग ने, हिंदी के बौद्धिक वर्ग ने उन्हें ठीक ठीक पढ़ा नहीं है। और नहीं पढ़ा है, इसमें एक बड़ा कारण उनकी किताबों की अनुपलब्धता है। दूसरा बड़ा कारण है नलिन विलोचन शर्मा के आलोचक की जो बनावट है, उनके रचनाकार की भी जो बनावट है, वह पिछली सदी के
उत्तरार्ध में जो हिंदी की बौद्धिक दुनिया है जैसे दो खेमों में बटी रही है, प्रगतिशीलता बनाम गैर प्रगतिशीलता, या प्रगतिशीलता बनाम आधुनिकता। ये आधुनिकतावाद बनाम प्रगतिवाद जो बंटवारा रहा है, या प्रगतिशीलता बनाम गैर प्रगतिशीलता का जो बंटवारा रहा है, जिसके एक खेमे में गें आदि हैं, दूसरे खेमे में नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल आदि। नलिन विलोचन शर्मा आलोचक के तौर पर इन दोनों खेमों का निषेध करते हैं। ये शिविरबद्धता उन्हें पसंद नहीं। ये प्रगतिवादी हैं, लेकिन प्रगतिवाद के ढांचे में प्रगतिवादी नहीं है। वे रूप के पक्षधर हैं, साहित्य में कला के पक्षधर हैं, लेकिन गें आदि की तरह उसके आग्रही नहीं है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि नलिन विलोचन शर्मा के आलोचक की स्थिति 1960 के दशक में जो स्थिति गुटनिरपेक्ष आंदोलन की थी, उस गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसी है। जैसे शीत युद्ध के काल में दो खेमे बने हुए थे, सोवियत संघ और अमेरिकी खेमा। उन दोनों से अलग गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई। ये हिंदी आलोचना का गुटनिरपेक्ष समाज, गुटनिरपेक्ष दुनिया है, गुटनिरपेक्ष मंच है। आप कह लें कि हिंदी आलोचना का गुटनिरपेक्ष मिजाज है, सोच है, धरातल है। इसीलिए नलिन विलोचन शर्मा लेखक का शिविरबद्ध होना अच्छा नहीं मानते। लेखक की शिविरबद्धता उन्हें पसंद नहीं। किसी राजनीतिक दल का समर्थक बने लेखक, उसका पिछलग्गू बने, उसका पिछलगुआपन उन्हें पसंद नहीं। वे लेखक की स्वतंत्र स्थिति, वे लेखक की किसी भी गुट से निरपेक्ष स्थिति की वकालत करते हैं। नलिन विलोचन शर्मा की ख्याति सबसे पहले तो पद्यवाद के प्रवर्तक के रूप में है। पद्यवाद 1950 के बाद हिंदी कविता में एक बहुत ही नए किस्म का काव्य आंदोलन था। उस काव्य आंदोलन का प्रवर्तन करके नलिन विलोचन शर्मा ने हिंदी जगत को एक बारगी झकझोर दिया था। 1956 में नकेन के पद्य नाम से जो काव्य संकलन छपा, उसमें 3 कवि थे, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। इन दोनों के काव्य संकलनों का नाम पद्य, और नकेन के पद्य नाम से आई इस किताब के जरिए नई कविता एक दूसरा पक्ष हमारे सामने आया। उस समय नई कविता का आंदोलन चल रहा था। कवियों ने माना कि अगें आदि जो प्रयोगवादी कवि हैं, वे दरअसल प्रयोगशील हैं। वास्तव में प्रयोगवादी तो हम हैं, क्योंकि अगें आदि के लिए प्रयोग साधन है हमारे लिए, जबकि प्रयोग साध्य है। इस साध्य और साधन का फर्क है। प्रयोगवादियों ने, यानी नलिन विलोचन शर्मा आदि ने जो कविताएं लिखी, वे कविता हिंदी कविता की दुनिया में लक्षण इस अर्थ में थी कि उन कविताओं को समझने के लिए उन्हें देखना भी जरूरी था। एक लक्षण उसका तो ये था।
वो चित्र जिसमें जो चित्र भी हो और चेतना भी हो। नलिनी बिलोचन शर्मा की एक कविता का शीर्षक ही है धूलप। वो वातावरण जिसमें धूल और धूलप, ये धूलप शब्द आप कोश में खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। ये कवि द्वारा निर्मित शब्द है। ये वो वातावरण जिसमें धूल भी हो और धूप भी हो। कवियों का मानना था कि कविता सबके लिए नहीं होती है, कविता के कुछ विशिष्ट पाठक हुआ करते हैं, इसलिए कविता सबको नहीं सुनाई जानी चाहिए। बहरहाल मुझे पद्यवादी कविताओं पर नहीं बातचीत करनी है, मुझे बात करनी है नलिन बिलोचन शर्मा का जो आलोचकीय अवदान है उस पर। तो जैसा कि मैंने कहा कि नलिन बिलोचन शर्मा आलोचक के रूप में जाने तो जाते हैं, लेकिन उस तरह से बहुउद्भित नहीं है। उनकी चर्चा साहित्य का इतिहास दर्शन नामक पुस्तक के कारण अधिक है, क्योंकि उन्होंने साहित्य के इतिहास दर्शन की बात हिंदी में पहली बार की थी और एक विधिवत पुस्तक लिखकर उन्होंने उसकी प्रस्तावना तैयार की थी। नलिन बिलोचन शर्मा का महत्व इस रूप में हम जानते हैं और दुनिया जानती है कि वे पहले आलोचक थे जिसने पहला आंचल के महत्व को पहचाना। मित्रों, महिला आंचल का प्रकाशन पहले 1954 में समता प्रकाशन भागलपुर से हुआ था। अखबारी कागज पर बहुत ही साधारण ढंग से, बल्कि रद्दी रूप में वो छपा था। हिंदी दुनिया का ध्यान उसकी ओर नहीं जाता यदि उसे पढ़कर नलिन बिलोचन शर्मा उसकी आलोचना नहीं लिखते, उसकी समीक्षा नहीं लिखते। आलोचना नामक पत्रिका में उन्होंने रेणु जी का मैला आंचल नाम से रिव्यू लिखी और वह रिव्यू इतनी धमाकेदार थी कि उसके बाद हिंदी दुनिया का ध्यान उधर गया। नलिन जी ने लिखा कि यह ऐसा सौभाग्यशाली उपन्यास है, पहला होने पर भी, जो लेखक को वह और कुछ न लिखे तब भी अमर बनाने के लिए काफी है और उसके अवदान को रेखांकित किए जाने के लिए काफी है। मैला आंचल के प्रकाशन से हिंदी गोदान के बाद हिंदी उपन्यास में कोई गतिविरोध था तो वो मैला आंचल के प्रकाशन से दूर हुआ। इन शब्दों के साथ उन्होंने गोदान के बाद मैला आंचल को याद किया। क्यों याद किया? नलिन जी को मालूम था कि प्रेमचंद के बाद जैनेन्द्र आगे आ चुके हैं। त्यागपत्र और सुनीता जैसे उपन्यास आ चुके हैं जैनेन्द्र के। शेखर एक जीवनी जैसा उपन्यास आ चुका है। लेकिन इन उपन्यासों की कथा वस्तु गांव नहीं था। गोदान की कथा वस्तु गांव है और उसके बाद महत्वपूर्ण ढंग से हिंदी उपन्यास में जो गतिविरोध दिखाई पड़ता है नलिन बिलोचन शर्मा को, वह उन्हें लगता है कि मैला आंचल के प्रकाशन से दूर हुआ। यह बात सही भी है, क्योंकि गांव को बिल्कुल ही नए नजरिए से, नए शिल्प में, नए मुहावरे में, नई शब्दावली के साथ प्रस्तुत करने का काम नलिन बिलोचन शर्मा ने की, ये ईश्वरनाथ रेणु ने किया था और जिसको रेखांकित किया नलिन बिलोचन शर्मा ने। इसलिए ये ऐतिहासिक काम करने के किया उन्होंने और इस रूप में उनका स्मरण किया जाता है।
नलिन बिलोचन शर्मा और कारणों से भी याद किए जाने चाहिए। साहित्य का इतिहास दर्शन लेखक के रूप में और प्रस्तावक के रूप में तो उन्हें याद किया ही जाना चाहिए। उन्हें मैला आंचल के महत्व को पहचानने वाले लेखक के रूप में, आलोचक के रूप में तो याद किया ही जाना चाहिए, लेकिन उन्हें अन्य कारणों से भी याद किया जाना चाहिए। और वे कारण क्या हैं? इन कारणों की थोड़ी छानबीन हम करेंगे आगे की बातचीत में। मित्रों, नलिन जी रूपवाद, कलावाद और यथार्थवाद का जो विभाजन है प्रगतिशील और गैर प्रगतिशील आलोचना में, प्रगतिवादी लोग तो यथार्थवादी हैं और बाकी जो प्रगतिवादी नहीं है, जनवादी नहीं है, वे रूपवादी या कलावादी हैं। नलिन बिलोचन शर्मा यथार्थवाद और कलावाद के विवाद में नहीं पड़ते और इसे व्यर्थ मानते हैं। उनकी आलोचनात्मक कसौटी यथार्थवाद और रूपवाद वाली नहीं है। उनकी आलोचनात्मक कसौटी स्वच्छंदता और मुक्ति। उन्होंने अपनी कसौटी इन दो चीजों को बनाई है, मुक्ति और स्वच्छंदता। अगर किसी लेखक में विषयगत स्वच्छंदता है, विषयगत नवीनता है, विषयगत उपलब्धि दिखाई देती है, नलिन बिलोचन शर्मा की दृष्टि में रचनाकार स्वच्छंद प्रवृत्ति का है। लेकिन किसी रचनाकार में यदि विषय के साथ साथ रूप की भी नवीनता दिखाई देती है, कला की भी नवीनता दिखाई देती है, कहने की शैली नई दिखाई देती है, भाषागत तेवर नया दिखाई देता है, भाषागत प्रयोग दिखाई देता है, वह मुक्ति है। यानी रचना को जांचने के दो आधार, दो औजार देते हैं नलिन बिलोचन शर्मा। पहला स्वच्छंदता, जिसमें विषयगत नवीनता मुख्य आधार है। स्वच्छंद लेखकों की सूची जो उन्होंने बताई है, उसमें अंग्रेजी के बर्नार्ड शा नाम लिया है उन्होंने और हिंदी के पांडे वेचन शर्मा उग्र का नाम लिया है। बर्नार्ड शा में कहते हैं कि विषयगत नवीनता तो है, लेकिन कहने की जो कला है वह उसमें कोई नवीनता नहीं है। इसलिए बर्नार्ड शा का महत्व है विषयगत नवीनता के कारण। उसी तरह से उन्होंने पांडे वेचन शर्मा उग्र की तारीफ इस बात के लिए की है कि उनमें विषयगत नवीनता है। आप ध्यान दें कि पांडे वेचन शर्मा उग्र की प्रशंसा वो उस समय कर रहे हैं जब घासलेटी साहित्य का आंदोलन चलाकर उनकी निंदा की जा चुकी थी और की जा रही थी, और हिंदी साहित्य उनके प्रति बहुत सहिष्णु नहीं था, बहुत उदार नहीं था। तो उन्होंने पांडे वेचन शर्मा उग्र की तारीफ की। इस तरह से स्वच्छंदता की जो उनकी कसौटी है, उस कसौटी पर अंग्रेजी के बर्नार्ड शा और हिंदी के पांडे वेचन शर्मा उग्र को देखा जा सकता है, जिनके यहाँ विषयगत नवीनता है। जिनके यहाँ विषयगत नवीनता है। नलिन बिलोचन शर्मा की दूसरी कसौटी है
मुक्ति। मुक्ति वह कसौटी है जिसमें विषयगत नवीनता के साथ रूपगत नवीनता भी दिखाई पड़े, जिस रचना का आधार अपनी विषय वस्तु में भी नया हो और कहने की शैली में, कहने के ढंग में, शब्द संयोजन में, शिल्प में, हर दृष्टि से नया हो। उन्होंने इसके लिए अंग्रेजी में जिस कथाकार का नाम लिया वो है D.H. लॉरेंस। कि D.H. लॉरेंस अंग्रेजी उपन्यास को विषयगत और रूपगत दोनों ही प्रकार से बदल कर रख देते हैं और D.H. लॉरेंस एक शांति दुनिया में उपस्थित कर देते हैं। उसी तरह से उन्होंने हिंदी में प्रेमचंद को याद किया है। प्रेमचंद के यहाँ विषय की नवीनता, विषय की नवीनता के साथ रूप की नवीनता, हिंदी उपन्यास के स्थापत्य को बदल देने में प्रेमचंद ने जो क्रांति उपस्थित की थी, उस क्रांति की चर्चा करते हुए नलिन बलोचन शर्मा ने कहा कि द्विवेदी युगीन कविता को छायावादियों ने बदलाया और छायावाद की जमीन पर ले आए, लेकिन छायावादियों का बहुत विरोध हुआ, कितना तुमुल कोलाहल हुआ, हिंदी आलोचना में कितने रक्त रंजित नजारे सामने आए। लेकिन उसी काल में नलिन बिलोचन शर्मा ने कहा, उनके शब्द हैं, प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास के ढांचे को बदल कर रख दिया, चुपचाप एक क्रांति हो गई। देवकी नंदन खत्री के शिल्प से उठाकर उन्होंने अपने शिल्प में उपन्यासों को रख दिया, तिलिस्मी दुनिया से निकाल कर उसे सामाजिक दुनिया में प्रतिष्ठित कर दिया। इतना तुमुल कोलाहल हुआ था छायावाद को प्रतिष्ठित होने में और छायावाद को प्रतिष्ठित करने में, लेकिन यही काम नलिन विलोचन ये प्रेमचंद ने किया और रक्त की एक बूंद न गिरी। उन्होंने लगभग प्रेमचंद के शब्दों को याद करते हुए कहा कि रक्त की एक बूंद न गिरी, इतनी बड़ी क्रांति हो गई। प्रेमचंद ने विषय और रूप दोनों ही दृष्टियों से हिंदी उपन्यास के ढांचे को, हिंदी उपन्यास के मिजाज को, हिंदी उपन्यास के रूप को बदलने का काम किया। प्रेमचंद में स्वच्छंदता और मुक्ति दोनों है, जैसे D.H. लॉरेंस में है। हिंदी कविता में यह काम निराला ने किया नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार, और अंग्रेजी कविता में यह काम वाल्ट व्हिटमैन ने किया। ये मुक्ति के लेखक थे। नलिन जी की नजर में स्वच्छंदता का भी महत्व है, लेकिन अधिक महत्व उन कवियों, उन कथाकारों का है जो मुक्ति के धरातल पर खरे उतरते हैं। नलिन जी की नजर में बर्नार्ड शॉ का महत्व है, उनके नाटकों का महत्व है। नलिन जी की नजर में पांडे वेचन शर्मा उग्र का महत्व है। उनके उपन्यासों का महत्व है, लेकिन अधिक महत्व है D.H. लॉरेंस का और प्रेमचंद का। इसी के साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि जब हिंदी आलोचना में और हिंदी की दुनिया में कोलाहल मचा था अश्लीलता को लेकर, अब नलिन बिलोचन शर्मा ने ग्राम्यता और अश्लीलता नाम से लेख लिखा। साहित्य में ग्राम्यता
नाम से एक लेख लिखा और उन्होंने कहा कि असल में अश्लीलता विषय वस्तु में नहीं होती है, विषय में नहीं होती है। अश्लीलता अभिव्यंजना प्रणाली में होती है, कहने के ढंग में, वर्णन की शैली में अश्लीलता होती है। अश्लील विषय को भी कलाकार लेखक अपने वर्णन द्वारा गंभीर और गौरवशाली बना सकता है, प्रीतिकर बना सकता है, समाज के लिए उपयोगी बना सकता है। लेकिन जो विषय अश्लील नहीं है उस विषय को भी अपने वर्णन द्वारा, अपनी अभिव्यंजना प्रणाली द्वारा कोई लेखक चाहे तो अश्लील की श्रेणी में रख सकता है। इसलिए अश्लील या अश्लील की जो परिभाषा है साहित्य में, वह मुख्यतः अभिव्यंजना प्रणाली की समस्या है। नलिन विलोचन शर्मा इसीलिए अभिव्यंजना पर जोर देते हैं। इसी कारण कुछ लेखकों को, खास तौर से प्रगतिवादियों, जनवादियों को लगता है कि वे रूपवादी आलोचक हैं, जबकि रूपवाद को भी समर्थन देते हुए, रूप को महत्व देने के बावजूद नलिन विलोचन शर्मा प्रेमचंद के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। और वे मानते हैं कि हिंदी उपन्यास की जो यात्रा है धरातल से शुरू हुई और गोदान में शिखर तक पहुंचती है, और गोदान के बाद फिर उसका ढलान है। इसलिए सेवा सदन के प्रकाशन से लेकर के 1936 तक के काल समय को प्रेमचंद युग कहा जाना चाहिए। और प्रेमचंद के पहले के युग को प्रेमचंद पूर्व युग, और प्रेमचंद के बाद के युग को प्रेमचंदोत्तर युग कहा जाना चाहिए। इतना महत्व दिया उन्होंने। यही काम रामविलास शर्मा कर रहे थे, प्रेमचंद का महत्व स्थापित कर रहे थे। लेकिन रामविलास शर्मा प्रेमचंद का महत्व इसलिए इस तरह स्थापित कर रहे थे, प्रेमचंद और उनका युग द्वारा, वो उसमें सामंतवाद, साम्राज्यवाद, पूंजीवादी तत्व देखते थे कि साम्राज्यवाद विरोध है कि नहीं, पूंजीवाद विरोध है कि नहीं, और सामंतवाद विरोध है कि नहीं। प्रेमचंद महान लेखक अगर रामविलास शर्मा की नजर में है, इस कारण से हैं कि वे सामंतवाद के विरोधी हैं, पूंजीवाद के विरोधी हैं, साम्राज्यवाद के विरोधी हैं। लेकिन नलिन विलोचन शर्मा की नजर में प्रेमचंद अगर महान लेखक हैं, इसलिए हैं वे हिंदी उपन्यास के स्थापत्य को बदलते हैं। नलिन विलोचन शर्मा ने कहा है कि कोई लेखक प्रेमचंद या कोई दूसरा लेखक, वे आर्य समाजी हैं, वे गांधीवादी हैं, या वे मार्क्सवादी हैं, इसके लिए साहित्य की दुनिया क्यों कीड़ी हो, क्यों महत्व स्वीकार करे। अगर कोई लेखक आर्य समाजी है तो आर्य समाजी लोग उसका ऋण स्वीकार करें। कोई अगर गांधीवादी है, कोई मार्क्सवादी है, तो गांधीवादी और मार्क्सवादी लोग कीर्तन करें, उनका महत्व स्वीकार करें। साहित्य क्यों अनुग्रहित होगा, साहित्य क्यों ऋणी होगा प्रेमचंद का। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास के स्थापत्य को बदल कर रख दिया, और अहिंसक क्रांति के जरिए चुपचाप यह क्रांति घटित हो गई, और हिंदी की दुनिया, हिंदी कथा साहित्य की दुनिया तिलिस्म की दुनिया से सामाजिक राजनीतिक दुनिया में आ गई। तिलिस्मी कथा शैली से सामाजिक और राजनीतिक कथा शैली में आ गई, मनोवैज्ञानिक कथा शैली में आ गई, और देखते देखते ये क्रांति हो गई।
नलिन विलोचन शर्मा को समझने के लिए जरूरी है कि हम उनकी जो आलोचना की कसौटी है, स्वच्छंदता और मुक्ति, इसको ध्यान में रखें। यह जो बना दिया गया है प्रगतिशील और जनवादी आधार, पूंजीवाद विरोध और सामंतवाद विरोध और साम्राज्यवाद विरोध और यथार्थवाद रचना को देखने की जो ये दृष्टियां बना दी गई हैं, नलिन विलोचन शर्मा प्रगतिशील होते हुए भी, ईश्वरवादी होते हुए भी, भौतिक जगत में विश्वास रखने वाला होते हुए भी और मनुष्य की समता में विश्वास करने वाला होते हुए भी, वे यथार्थवाद नामक कसौटी को आत्यंतिक रूप से स्वीकार नहीं करते हैं। नलिन विलोचन शर्मा का एक प्रसिद्ध निबंध है, हिंदी साहित्य की महान परंपराएं। उसमें उन्होंने 5 महान परंपराओं की चर्चा की है। आमतौर से धारणा है कि आध्यात्मिकता हमारी पहली परंपरा है। इसका खंडन किया है नलिन विलोचन शर्मा ने, और उन्होंने कहा है कि भौतिकता भारतीय साहित्य की और हिंदी साहित्य की पहली परंपरा है। आप ध्यान रखें, उन्होंने कहा है कि भारतीय साहित्य की और हिंदी साहित्य की पहली परंपरा है, पहली विशेषता है जिस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। हम भौतिकता के आग्रही लोग रहे हैं, हमारा साहित्य भौतिकता का आग्रही रहा है, प्राचीन काल में भी था और आधुनिक हिंदी साहित्य में भी था। इसी के साथ साथ उन्होंने यथार्थता को दूसरी परंपरा माना है, लेकिन यह यथार्थवाद जो प्रगतिशीलों ने चलाया वो नहीं है। वे यथार्थ को देखने की किसी रूढ़ प्रणाली के कायल नहीं है। वे यथार्थ को देखने के जो विभिन्न नजरिए हो सकते हैं, विभिन्न दृष्टियां हो सकती हैं, उन दृष्टियों के वैविध्य के वे कायल हैं। यथार्थ को देखने की कोई एक रूढ़ लाइन, कोई रूढ़ पद्धति आप विकसित कर लें और उसी नजर से आप देखें, ये वो नहीं कहते। वे कहते हैं कि यथार्थता की प्रवृत्ति प्राचीन भारतीय साहित्य में भी थी और आधुनिक भारतीय साहित्य में और हिंदी साहित्य में भी है। तीसरी परंपरा वो कहते हैं मानवतावाद की है, मानवता की है, और ये मानवता श्रेष्ठ तत्व है जो साहित्य में उपस्थित होकर उसे हमारे लिए बहुत ही ध्यानाकर्षण का विषय बनाता है और हमारे लिए उपयोगी है। चौथी विशेषता उन्होंने मानववाद को माना है। मानव कल्याण को एक विशेष नजर से देखने जो दृष्टि है, मानववाद। और पांचवी विशेषता, पांचवी परंपरा उन्होंने आध्यात्मिकता को माना है। नलिन विलोचन शर्मा को समझने के लिए उनके आलोचना साहित्य के महत्व को समझने के लिए ये जाहिर है कि हमें समझना चाहिए कि साहित्य की जो महान परंपराओं की, जिन महान परंपराओं की चर्चा नलिन जी कर रहे हैं, वे महान परंपराएं क्या हैं? वे महान परंपराएं हैं भौतिकता, यथार्थता, मानवता, मानववाद और आध्यात्मिकता। सबसे निचला स्थान आध्यात्मिकता का है, गौण स्थान, और शीर्ष पर भौतिकता है।
यह भारतीय साहित्य को देखने की, भारतीय समाज को देखने की, हमारी दृष्टि को बदलने वाली नई दृष्टि है। यह काम नलिन विलोचन शर्मा मार्क्सवादी शब्दावली में नहीं कर रहे थे, यह काम वे भारतीय शब्दावली में कर रहे थे। नलिन विलोचन शर्मा परंपरा के उपासक आलोचक हैं, लेकिन परंपरा के आग्रही नहीं है। वे नवीनता के आग्रही आलोचक हैं, लेकिन नवीनता के नाम पर सब कुछ स्वीकार कर लेने के आग्रही नहीं है। वे परंपरा को स्वीकार करने के उसी अर्थ में महत्व देते हैं, परंपरा को स्वीकार करने का, जिस अर्थ में टी.एस. इलियट ने ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट मंतव्य व्यक्त किया है। परंपरा को नलिन जी कहते हैं, कुत्ता जैसे अपनी दुम पकड़कर और एक ही जगह नाचता है। कुछ परंपरावादियों को, भारतवादियों को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कुत्ते की दुम की तरह उसे पकड़े हुए एक ही जगह चक्कर लगाने का नाम परंपरा नहीं है। परंपरा सतत बहती हुई धारा है, जिसमें गति हो, जो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे, वो परंपरा है। जो कुत्ते की दुम की तरह एक ही जगह घूम रही हो, आपने देखा होगा कि कुत्ते कभी अपनी ही दुम को पकड़कर एक जगह घूमते हैं, वो परंपरा नहीं है। आजकल परंपरा को लेकर बहुत बहस है भारतीय समाज में, क्या है परंपरा। तो परंपरा और परंपरा में फर्क किया जाना चाहिए। जिसमें धारा है, जिसमें गति है, जो प्रवाहमान है, जो अतीत से निरंतर प्रवाहित होती हुई भविष्य की ओर जा रही है, वो परंपरा तो हमारे लिए वरेण्य है। लेकिन जो परंपरा कुत्ते की दुम की तरह एक ही जगह हमें घुमा रही है, वो वरेण्य नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एस इलियट धारणा के सब कुछ के वे समर्थक हैं। एस इलियट तो राजतंत्र के समर्थक थे, कैथोलिक ईसाइयत के समर्थक थे। नलिन विलोचन शर्मा जनतंत्र के समर्थक थे। वे राय के, राय के रेडिकल ह्यूमनिज्म के समर्थक थे। नलिन विलोचन शर्मा ईश्वरवादी थे, भौतिकतावादी, पदार्थवादी थे। उनके पिता महोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा पांडित्य और संस्कृत परंपरा के होते हुए, उद्भट विद्वान होते हुए, अपने समय के संसार के सबसे बड़े विद्वान होते हुए पदार्थवादी थे। उन्होंने परंपरावादी पंडितों की खबर ली और उनसे लोहा लिया, बहस की। उसी तरह से नलिन विलोचन शर्मा ने आधुनिक दृष्टि के साथ अपने पिता की तुलना में अधिक आधुनिकता का अर्जन करते हुए भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाने का, जो पदार्थवादी परंपरा है, जो भौतिकतावादी परंपरा है, जो यथार्थता की परंपरा है, उसे आगे बढ़ाने का काम किया। नलिन विलोचन शर्मा ने गतिवादियों की आलोचना की, इन कारणों से की। गतिवादियों की आलोचना, कुछ कारण थे जिस वजह से उन्होंने उनकी आलोचना की। उन कारणों को उन्हीं के शब्दों में मैं सुनाना चाहूंगा। गतिवादियों के बारे में, गतिवादियों को लक्ष्य करके उन्हें संबोधित करते हुए कहा,
उन्होंने पुरानी जंजीरें तोड़ फेंकी हैं, लेकिन उन्होंने जिसे गले का हार समझकर प्रसन्नता पूर्वक पहना है, वह हाथ पैर का नहीं, हृदय और मस्तिष्क का बंधन बन गया है। एक बंधन को तोड़ा, लेकिन दूसरे बंधन को इस तरह से पहन लिया प्रगतिशीलों ने कि वह मस्तिष्क और हृदय का बंधन बन गया। उन्होंने गुरु पूजा का त्याग किया है पर वीर पूजा अपनाने के लिए। मूर्ति पूजा से छुटकारा पाया है, किंतु जन पूजा के कर्मकांड में फंसने के लिए। और शास्त्र की संकीर्णता के विरुद्ध सफल विद्रोह किया है, लेकिन सिद्धांत की चार दीवारी में कैद हो जाने के लिए। बड़े शब्दों में प्रगतिवादियों की, मार्क्सवादियों की, हिंदी के मार्क्सवादियों की उन्होंने आलोचना की। और इस तरह से इस टिप्पणी के बाद प्रगतिवादी लेखकों पर, आलोचकों पर दो टूक आरोप लगाते हुए उन्होंने कुछ आरोप लगाए और बिंदुवार उनकी चर्चा की। प्रगतिवादी क्या करता है? वह वीर पूजा करता है। दूसरा, वह जन पूजा में अंधविश्वास रखता है। तीसरा, वह कुछ सुनिश्चित सिद्धांतों में बंधा हुआ है। चौथा, वह घृणा करता है। प्रगतिवाद के बारे में अपने इस निष्कर्ष के साथ उस समय जो सोवियत संघ की व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था, और स्टालिन का काल था, इसके कड़े शब्दों में नलिन विरोचन शर्मा ने निंदा की। जहां लेखकों, स्वच्छंद चिंतकों की हत्याएं की जा रही थी और जिन्हें साइबेरिया में भेज दिया जा रहा था। इस प्रतिबंध की कड़ी आलोचना करते हुए नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा कि जब स्टालिन और उसका कृतित्व विस्मृति के गर्त में लुप्त हो गया रहेगा, भी माइकोवस्की और पास्तरनाक का काव्य और शोस्टाकोविच का संगीत उनके जीवन काल की तरह सजीव प्रतीत होगा। यानी कलाकारों का, वहां के कलाकारों का, लेखकों का समर्थन किया। और स्टालिन काल में जो दमन हुआ था, जो स्वतंत्र चिंतन पर प्रतिबंध लगा था, स्वतंत्र चिंतकों, कलाकारों, लेखकों, कवियों को जो यातनाएं दी गई थी, उसकी उन्होंने कड़ी आलोचना की। इस कड़ी आलोचना के साथ मित्रों, मैं कहना ये चाहूंगा कि नलिन विरोचन शर्मा ने प्रगतिशीलों की प्रशंसा भी की। उन्होंने मार्क्स और एंगल्स साहित्य संबंधी जो चिंतन है उसको याद किया। और मार्क्स ने शेक्सपियर को किस तरह से महत्व दिया था, बाल्जाक को कैसे महत्व दिया था, एंगल्स ने कैसे साहित्यकारों को पहचानने की कोशिश की थी, स्वयं लेनिन ने टॉल्स्टॉय का महत्व किस तरह स्वीकार किया था, इसकी प्रशंसा की। और मार्क्स और एंगल्स को ऋषि कहा। और जो लोग टॉल्स्टॉय का मजाक सोवियत संघ में उड़ा रहे थे, कहा कि ये बालखिल्य के उत्साह में, ये बालखिल्य उत्साही, इनकी खबर ली लेनिन ने। लेनिन के साहित्य संबंधी चिंतन का, मार्क्स और एंगल्स के साहित्य संबंधी चिंतन का की प्रशंसा की। हिंदी के जो प्रगतिशील थे, उनकी भी प्रशंसा उन्होंने इस अर्थ में की, उन्होंने परंपरा को पहचानने का काम किया। और परंपरा को पहचानने के साथ उन्होंने तुलसीदास को प्राणपंथियों के खाते से निकालकर अग्रणी समाज के खाते में डाला। नाम तो नहीं लिया है उन्होंने, लेकिन जाहिर है कि ये रामविलास शर्मा के लिए वो कह रहे हैं कि
पुराने साहित्य का महत्व पहचानना, तुलसीदास का महत्व पहचानना, इसे पुराणपंथियों के खाते में न जाने देना, इसे जो अंधविश्वासी हैं उनके खाते में न जाने देना, इसकी प्रशंसा की उन्होंने। और शुरू में जिन लोगों ने इसकी आलोचना की थी, उसकी आलोचना की नलिन विलोचन शर्मा ने प्रगतिवाद की प्रशंसा भी की, और प्रगतिवाद की जहां जहां सीमाएं स्पष्ट थी वहां उसकी कड़ी आलोचना भी की, उसकी संकीर्णता की आलोचना की, और उसका उसका जो यथार्थवादी ढंग है वर्णन का, उसकी जो यथार्थवादी कसौटी है, उसकी आलोचना की, उस दृष्टि की आलोचना की, तो एक ही तरह के वर्णन को और एक ही तरह की दुनिया बनाने और देखने की जो हमारी आदत है, उस आदत की कड़ी आलोचना उन्होंने की। इसीलिए साहित्यकार कोई क्रांतिकारी हो जरूरी नहीं है नलिन विलोचन शर्मा की नजर में। वो कहते हैं कि कोई महान कलाकार है तो क्रांतियों की उपेक्षा करके भी महान कलाकार बन सकता है। किसी को क्रांति में सफल होना शामिल होना है तो वो सीधे डायरेक्ट क्रांति में शामिल हो। बिरबली खिचड़ी साहित्य में पकाने से कोई लाभ नहीं। जो लोग साहित्य में आते हैं और साहित्य में क्रांति की बातें करते हैं और क्रांति की बातों के कारण ये चाहते हैं कि उनका साहित्य महत्वपूर्ण मान लिया जाए, महान साहित्यकार मान लिया जाए, उनकी कड़ी आलोचना करते हुए नलिन विलोचन शर्मा ने जो कहा है, उसका आशय ये है कि साहित्य अंततः शब्द साधना है, और इस शब्द साधना का महत्व तब तक बना रहेगा जब तक कि साहित्य में शब्दों का महत्व बना हुआ है। इसमें क्रांति के विचार ला देने मात्र से कोई लेखक महत्वपूर्ण नहीं हो जाएगा। वो साहित्य के विषय और साहित्य के रूप को बदलने का काम किस तरह से करता है, यह महत्वपूर्ण होगा। और उसमें अगर मुक्ति के गुण हैं, स्वच्छंदकता के गुण हैं, उग्र भी महत्वपूर्ण लेखक हैं, बर्नार्ड शॉ भी लेखक हैं महत्वपूर्ण, लेकिन डीएच लॉरेंस ज्यादा क्रांतिकारी लेखक हैं, ज्यादा महत्व के लेखक हैं। उसी तरह से प्रेमचंद ज्यादा महत्व के लेखक हैं। निराला ज्यादा महत्व के लेखक हैं, विटमैन ज्यादा महत्व के लेखक हैं। बताने के साथ नलिन विलोचन शर्मा ने कहा है कि आलोचना अंततः सृजन है, आलोचना कला का शेषांश है। आलोचना वही आलोचना है, आलोचना ऐसा सृजन है तो किसी कृति का निर्माण करे। और जब वो कहते हैं कि वो कला का शेषांश है, इसी अर्थ में कि कला में जो चीज छूटी रह गई है कलाकार से, इसे वो नहीं दिखला सका है, आलोचक उस कला को दिखलाता है, इस तरह से उस कृति का पूरा निर्माण करता है। नलिन विलोचन शर्मा ने प्रेमचंद की कला का जैसे उद्घाटन किया अपनी आलोचना के जरिए, वो ये तो पता चलेगा कि प्रेमचंद के की कला का, प्रेमचंद के रूप का
ऐसा समर्थ आलोचक हिंदी में कोई दूसरा नहीं है। जब मैं कह रहा हूं तो मेरे सामने रामविलास शर्मा और प्रेमचंद के दूसरे आलोचक लोग हैं, लेकिन रूप की, कला की, प्रेमचंद की जो बारीकियां, जैनेन्द्र के कला की जो बारीकियां नलिन विलोचन शर्मा के यहाँ हैं। जैनेन्द्र के आलोचकों को जवाब देते हुए नलिन विलोचन शर्मा ने कहा कि इन आलोचकों ने सुन रखा है जो कहते थे कि प्रेमचंद मनोवैज्ञानिक लेखक हैं, मनोविश्लेषणवादी लेखक हैं। आज भी विश्वविद्यालयों में अध्यापक यही पढ़ा रहे हैं कि जैनेन्द्र, माफ कीजिएगा मैंने प्रेमचंद का नाम ले लिया, जैनेन्द्र, जैनेन्द्र मनोविश्लेषणवादी या मनोवैज्ञानिक लेखक हैं। यह धारणा बहुत दिनों तक चलती रही हिंदी में। आज भी विश्वविद्यालयों में इसी अर्थ में जैनेन्द्र को पढ़ाया जाता है। नलिन विलोचन शर्मा ने कहा कि इन आलोचकों ने नाम भर सुन रखा है मनोविश्लेषणवाद का, मनोविश्लेषणवाद के बारे में ठीक ठीक जानते नहीं है। जानते होते तो जैनेन्द्र के बारे में ऐसी बातें नहीं कहते। जैनेन्द्र मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं, बल्कि वे हिंदी में शरद चंद्र के अभाव की पूर्ति हैं। शरद चंद्र ने जैसे स्त्रियों की दुनिया रची, लेकिन वो दुनिया अश्रुपंकिल दुनिया है, भावुक दुनिया है। जैनेन्द्र ने स्त्रियों की ज्यादा वस्तुपरक दुनिया हमारे सामने प्रस्तुत की। वह दुनिया जो हिंदी में बिल्कुल नई खिड़की की तरह खुल रही थी। कागपत्र की मृणाल कहती है कि मैं पंछियों की तरह खुले आसमान में उड़ना चाहती हूँ। यह स्त्री की मुक्ति की आकांक्षा थी, जिसे नलिन विलोचन शर्मा पहचान रहे थे। इसलिए मित्रों, नलिन विलोचन शर्मा कहते हैं कि आलोचना क्या है? आलोचना सृजन है। वो ऐसा सृजन जो कृति का निर्माण करे। जब आप प्रेमचंद पर उनका लिखा हुआ पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि एक नया प्रेमचंद खड़ा हो रहा है। वो प्रेमचंद नहीं है जिसे रामविलास शर्मा ने खड़ा किया है। जब जैनेन्द्र पर लिखा हुआ नलिन विलोचन शर्मा का आप पढ़ेंगे, जब मैला आंचल पर लिखा हुआ उनका आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि एक नया मैला आंचल, एक नया जैनेन्द्र, एक नया प्रेमचंद आपके सामने होगा। इसी तरह से जब कालिदास का संस्कृत के आचार्य थे, जब कालिदास का वर्णन किया, कालिदास का मूल्यांकन किया, उन्होंने कहा कि कालिदास भारतीय सौंदर्य की जो संस्कृति है उसके कवि है, भारतीय सौंदर्य के कवि, भारतीय सौंदर्य के सर्वश्रेष्ठ कवि है। इसलिए नलिन विलोचन शर्मा की आलोचना को पढ़ने का अर्थ है इस आलोचना को पढ़ना जो सृजन धर्मी है, जो किसी कृति का और कृतिकार का निर्माण करती है। मैं आपको एक पैराग्राफ अपना ही लिखा हुआ आपको सुनाना चाहता हूं। नलिन जी आलोचक के तौर पर साहित्य में शिविरबद्धता को पसंद नहीं करते थे। वे साहित्यकार का किसी राजनीतिक दल का पिछलगुआ बनना उनकी दृष्टि में दोष था। यहाँ पिछलगुआ शब्द नलिन जी का ही है। मुक्ति और स्वच्छंदता का उनसा हिमायती साहित्य में किसी राजनीतिक विचारधारा विशेष से बंध भी नहीं सकता था। वे आलोचना को सृजन मानते थे, किंतु ऐसा सृजन जो किसी कृति का निर्माण करे नहीं। उन्होंने इसके आगे यहां तक कहा है कि आलोचना कला का शेषांश है। इसलिए उनकी लिखी आलोचना में भाषा, शिल्प आदि पर जितना बल है उतना साहित्य की विषय वस्तु पर नहीं।
नलिन जी कला के धरातल पर उन्नीत हो जाने वाले, ऊंचा उठा जाने वाले, कला के धरातल पर उन्नीत हो जाने वाली आलोचना के समर्थक थे। वो आलोचना जो कला की तरह दिखाई दे, व्याख्या की तरह नहीं, पाठ की तरह नहीं। वे हिंदी आलोचना साहित्य के छोटे मगर जरूरी अध्याय हैं। मित्रों, नलिन विलोचन शर्मा को, उनकी आलोचना को और उनके आलोचक को, उनके आलोचनात्मक अवदान को आप याद करें तो इस रूप में याद करें, नलिन विलोचन शर्मा आलोचना को सृजन मानते हैं, ऐसा सृजन जो किसी कृति का निर्माण करे। ये आलोचना को कला का शेषांश मानते हैं। इन शब्दों के साथ मैं नलिन विलोचन शर्मा के आलोचनात्मक अवदान को स्वीकार करता हूं और प्रणाम करता हूं। आप जानते हैं मित्रों कि पद्यवादी कविता का प्रवर्तन किया था नलिन विलोचन शर्मा ने और उनके दो मित्रों ने। पद्यवाद का घोषणा पत्र तो केसरी कुमार ने लिखा था, उसका सिद्धांत तैयार किया था केसरी कुमार ने, लेकिन विनोद भाव से उस पर प्रकाश नलिन जी ने भी डाला। विनोद भाव में नलिन जी ने एक दोहा लिखा, वो दोहा मैं आपको सुनाना चाहता हूं। दोहा ये है कि दिल तो अब बेकार हुआ, दिल तो अब बेकार हुआ, जो कुछ है सो ब्रेन। दिल तो अब बेकार हुआ, जो कुछ है सो ब्रेन। गाय हुई बकेन है, कविता हुई नकेन। जैसे गायें बकेन होने पर गाढ़ा दूध देती हैं। बकेन का मतलब है कि ब्याई हुई गाय जब 9-10 महीने बाद कम दूध देने लगती है, उसका दूध बहुत गाढ़ा हो जाता है। आज के साहित्य को अनुभूति के स्तर पर उसे उसी तरह गाढ़ा होना चाहिए और उसमें दिल के भावोद्गार, दिल तो अब बेकार है, जो कुछ है सो ब्रेन, यानी कविता संबंध ब्रेन से है। दिल तो अब बेकार है, जो कुछ है सो ब्रेन। गाय हुई बकेन है, कविता हुई नकेन। और कविता नकेन जैसी, जैसे नकेनवादियों ने कविता लिखी, पद्यवादियों ने कविता लिखी। पद्यवाद को नकेनवाद इसलिए कहते हैं कि उसमें 3 कवि थे, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। तीनों के प्रथमाक्षरों को मिलाकर नकेन शब्द बना था। आलोचकों ने बाद में प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहना शुरू किया। नकेनवादियों की कविता जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि भावुकता को और यहाँ तक कि छायावाद को भी कहा कि हृदय रोग का शिकार था वो। तो हृदय रोग से मुक्त करना पद्यवादियों का मुख्य काम था हिंदी कविता को, और स्वाभाविक है हिंदी आलोचना को वो इसी आधार पर बदल रहे थे, हिंदी आलोचना की कसौटी को भी बदल रहे थे। हिंदी कविता और हिंदी आलोचना का बिल्कुल ही मौलिक और नया अध्याय है मित्रों। नलिन विलोचन शर्मा को पढ़ेंगे, वो आलोचना रामविलास शर्मा और नामवर सिंह की परंपरा से अलग है, लेकिन वो प्रगतिशील है और आधुनिक है। वो अगे और विजय देव नारायण शाही की आलोचना से भी अलग है।
लेकिन वो प्रगतिशील है और आधुनिक है। प्रगतिशीलों ये पद्यवादियों की आधुनिकता और प्रगतिशीलता, और नलिन विरोचन शर्मा की आधुनिकता और प्रगतिशीलता। हिंदी में जो प्रचलित आधुनिकता और प्रगतिशीलता की धारणा है, उसके समानांतर एक नई रेखा है। वो रेखा चाहे जितनी छोटी हो, लेकिन है बहुत ही मौलिक। मित्रों, नलिन विलोचन शर्मा को इन्हीं शब्दों में याद किया जा सकता है। मैं उनकी आलोचना और उनके आलोचक रूप को इसी रूप में याद करता हूँ। और उनकी जो कसौटी है स्वच्छंदता और मुक्ति, और उस कसौटी पर साहित्य को देखने की जो उनकी दृष्टि है, उस दृष्टि को प्रणाम करता हूँ। और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जन सुलभ पुस्तकालय मंच का, कि उन्होंने मुझे समय दिया और नलिन विलोचन शर्मा बातचीत करने का मौका दिया। 18 फरवरी को उनका जन्मदिन है। एक तरह से मानिए कि 11 फरवरी को हम उनका पुण्य स्मरण कर रहे हैं। हिंदी में नलिन विलोचन शर्मा को कम याद किया जाता है। जितने महत्व के अधिकारी हैं, जिस मौलिक वैदुष्य से उनका साहित्य भरा हुआ है, जो मौलिक दृष्टि है उनके साहित्य में, उसके महत्व को हिंदी वालों ने कम समझा है। समझें तो इससे हिंदी का भला होगा। आपने, अर्पण कुमार जी, जन सुलभ पुस्तकालय मंच पर मुझे मौका दिया बोलने का, नलिन विलोचन शर्मा के महत्व को समझने और समझाने का। इसके लिए मैं आभारी हूँ, और उन मित्रों का आभारी हूँ जो मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आप सबको नहीं सुन पा रहा हूँ, नहीं देख पा रहा हूँ। आप सबको नमस्कार, फिर मुलाकात होगी। कितने लोग सुन रहे थे? कितने लोग सुन रहे थे? 25-30 जैसे आ रहे थे। किसी किसी में मैं देखता हूँ कि हाँ आते रहता है, लेकिन वो है, स्ट्रीम यार्ड पे चलाते हैं तो कमेंट्स भी दिखता है स्क्रीन पे। इस पर नहीं हाँ, दिखता है। उनका नाम भी लिखा होगा नीचे जो बोलते हैं उनका। इसमें कुछ नहीं। हाँ, उसमें नहीं दिखता है। इसमें हाँ, इस पे नहीं दिखता है। मेरे मेरे फेसबुक पे दिखेगा। जी। हाँ? फेसबुक पर आया होगा कि नहीं?